बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आदर्श कोचिंग हब में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि बच्चों हम लोग इससे पहले संतुलित समीकरण पढ़ चुके हैं और ध्यान दीजिए क्या है ना कि निम्नलिखित रासायनिक समीक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखे। ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों। हमने क्या कहा था, कुछ समीकरण ऐसे भी दे दिए जाते हैं जो संतुलित रहते हैं फिर भी कह रहे हैं संतुलित कीजिए। तो हमने क्या कहा था, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो संतुलित होते हैं और उसके बावजूद हमको कहता है संतुलित कीजिए। तो अगर वो पहले चेक कर लीजिए संतुलित है या नहीं है। तो एक बात और ध्यान दीजिए कि जैसे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन थे वो पहले हम सोल्यूशन कर ले फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चों निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। वहां आप लोगों को हिंदी में भेज दिया जाएगा और एनसीईआरटी में हिंदी दे रखा है और हर बुक में यह चीज है। तो पहले देखिए लिखा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ये आपको दे दिया जाएगा समीकरण हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, है ना। मिलने के बाद क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बच्चों हाइड्रोजन किससे लिखा जाता है, H2 से। किससे लिखा जाता है, H2 से। प्लस क्लोरीन Cl2 है। अब देखिए बच्चों जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जिसे हम HCl कहते हैं। क्या बनता है बच्चों, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम कहते हैं। तो हमने जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया, जब हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया तो क्या मिला, HCl बना। अब HCl क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब दूसरी बात यह ध्यान देना है कि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 1 है, जबकि इधर क्लोरीन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो ये आपका तो अभिक्रिया है लेकिन संतुलित रूप में नहीं है। किस रूप में नहीं है, संतुलित रूप में नहीं है बच्चों। तो हम क्या करें, हमने कहा था कि अगर किसी अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में उसके यौगिक के बीच में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो अगर हम इसके बीच में 2 से या 2 से गुणा करा दे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए हम करेंगे क्या बच्चों, हम यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हमारा यहां संतुलित हो गया, 2 अक्का में 2 और 2 अक्का में 2, मतलब 2 क्लोरीन भी हो गया और 2 हाइड्रोजन भी हो गया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट से क्या मिलकर बना है बच्चों, हमने क्या क्या मिलाया, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट को मिलाया तो हमको क्या क्या मिला, बेरियम सल्फेट एवं एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला। अब देखिए बच्चों यहां बेरियम की संख्या कितनी है, 1 है, क्लोरीन की संख्या यहां कितनी है, 2 है, एल्यूमिनियम की संख्या यहां कितनी है, 2 है, यहां ऑक्सीजन की संख्या 12 है, 4 थे 12, और सल्फर की संख्या कितनी है, 3 है। अब इधर देखो बच्चों यहाँ बेरिलियम 1 है, बेरिलियम 1 है, हाँ ठीक है संतुलित है। क्लोरीन यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ कितना है, 2/3 6 क्लोरीन है, 2/3 6 क्लोरीन है। तो यहाँ देखो बच्चों यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी है, यहाँ 2 है, और यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी है, 6 है। अब ये संतुष्ट नहीं हो रहा, यहाँ एल्युमिनियम की संख्या कितना है, 2 है, यहाँ भी 2 है। चलिए अब संतुलित करते हैं। अगर हमको क्लोरीन को संतुलित करना पड़ेगा तो 2/3 6, तो कितना क्लोरीन है, 6, तो इधर भी 6 होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ 3 से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए हमने क्या किया, जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन तो संतुलित हो गया, 2/3 6 और 2/3 6, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बेरिलियम जो था वो प्रभावित हो गया। अब जब बेरिलियम प्रभावित हो गया बच्चों तो यहाँ देखिए ये Al2SO4 का होल थ्राइज। बच्चों यहां हम अगर 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें SO4 तो हमारा टोटल संतुलित हो गया, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ बेरिलियम की संख्या कितना है, 3, और 3 दूना 6, बेरिलियम संख्या यहाँ कितना है, 3, और क्लोरीन की संख्या 6। यहाँ देखिए 2/3 6, क्लोरीन की संख्या 6 हो गई, और यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 बेरिलियम हो गया, 3 बेरिलियम, और 3 एकन्नम 3 सल्फर, और 3 एकन्नम 3 सल्फर, 3 चौका 12 ऑक्सीजन, और 3 चौका 12 ऑक्सीजन। तो बच्चों हमारा ये क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया, है ना।
अब जरा देखिए, यहां पर बच्चों है सोडियम और जल। जब हम सोडियम और जल को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं? सोडियम और जल, तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। क्या बच्चा है बच्चों? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। जब हम सोडियम और जल को आपस में मिलाते हैं, अपक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सी गैस निकल जाती है? हाइड्रोजन। क्या मिल जाता है? हाइड्रोजन। तो यहां देखिए बच्चों, यहां पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? यहां पर जल कितना है? 2 है। यहां हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहां सोडियम कितना है? 1 है। यहां सोडियम कितना है? 1 है। यहां देखिए ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहां भी ऑक्सीजन की संख्या 1 है। और हमारा मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ एक सोडियम, यहाँ भी एक सोडियम, यहाँ H2, यहाँ भी H2, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ। तो ये ऑलरेडी क्या है? संतुलित है बच्चों। ठीक है ना? अब आते हैं, इसमें लिखा हुआ बच्चों, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले, वायु में जलाने से पहले रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो बच्चों, जो ये रिबन होता है, इसमें जब धूल कण अशुद्धियां चिपक जाती हैं, तो जब ऐसी धूल कण जब चिपक जाती है और उसे जलाया जाए, तो वो अन्य अशुद्धियों से भी अपक्रिया कर लेती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन जो होता है, इसका आंसर क्या देना है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे आंसर बच्चों कि मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले इसलिए साफ कर लेते हैं क्योंकि उसमें लगी अशुद्धियां धूल कर साफ हो जाए, और उसे रेख मार से हम साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद हम उसे जलाते हैं ताकि अन्य वस्तु, अन्य पदार्थों से अपक्रिया ना हो सके। केवल हमें किससे कराना है? वायु से। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो हम लिखेंगे वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि उसमें चिपके धूल कण अशुद्धियां न रहे, क्योंकि जलाने के बाद वो उनसे अपक्रिया कर लेंगी। इसलिए हम रेख मार की सहायता से मैग्नीशियम को साफ कर लेते हैं ताकि उसमें अन्य पदार्थ से कोई अपक्रिया ना हो सके। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ कर लेते हैं क्योंकि उसमें चिपकी हुई जो धूल अशुद्धियां होती हैं वो अपक्रिया कराने लगती है, वो अपक्रिया ना होने पाए, इसलिए हम रेखमार से उसे क्या कर लेते हैं? साफ कर लेते हैं। चलिए बच्चों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपक्रिया के प्रकार। अपक्रिया देखिए, संयोजन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, वियोजन या अपघटन अपक्रिया, प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, अपचयन या उपचयन अपक्रिया। बच्चों, अपक्रिया कई प्रकार की होती हैं, आप लोगों ने किताब में भी देखा होगा, कई जगह पढ़े भी होंगे। तो अपक्रिया कई प्रकार की होती है, लेकिन मुख्यतः जो आपको बताया जा रहा है, मुख्यतः इतने भाग कई हैं, लेकिन अगर बात किया जाए अपक्रिया कई प्रकार की, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, दहन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, तो ये सारे अलग अलग अपक्रियाएं हैं। तो बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया या योगात्मक, संयोजन माने भी जोड़ना होता है, योगात्मक माने भी जोड़ना होता है। तो संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक या तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। फिर से एक बात सुनिए, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक या तत्व मिलकर
एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अपक्रिया या योगात्मक क्रिया कहते हैं। फिर से एक बात देखिए, हमने क्या कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ हो, यौगिक हो या तत्व हो, संयोजन करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया। ठीक है बच्चों, अब एक बार हम रिवीजन कर दें, फिर हम इसके बारे में एक एक करके बताते हैं। लिखा हुआ बच्चों एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। ये लिखा हुआ है बच्चों, इसको हम फिनिश कर दे, नहीं लिखा था, हाइड्रोजन और क्लोरीन। जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या मिलता है बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हम HCl से लिखते हैं। ये हमारे अमाशय में भी पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाएं तो क्या बना, HCl। अब बच्चों यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, तो हमने क्या कहा था, यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो यहाँ हम 2 से तो गुणा करा नहीं सकते हैं, गलत हो जाएगा। हमने कहा है कि यौगिक को बीच में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ 2 से क्या करा दिया बच्चों, मल्टीप्लाई। अब हमारा 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया। दूसरा है बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और क्या है बच्चों, एल्युमिनियम सल्फेट। जब हम बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये बेरियम जो है एल्युमिनियम को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है या प्रतिस्थापित कर देता है। तो बेरियम सल्फर क्या लिया है, CSO4 सल्फर डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं बच्चों। तो हमने अभिक्रिया जब कराया तो हमको मिला क्या, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड मिला। जब हम बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट तथा एल्युमिनियम क्लोराइड मिलता है। फिर से एक बार, जब हम बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट को, बेरियम क्लोराइड को और एल्युमिनियम सल्फेट को मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। अब देखिए बच्चों, ये जो था ये संतुलित समीकरण था। अब यहां देखिए, बेरिलियम यहाँ कितना है, 1, यहां भी एक संतुलित है। यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ कितना है बच्चों, 2/3 6 है। अब क्लोरीन संतुष्ट नहीं हो रहा है, एक बात ध्यान रखिए। एल्युमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। चलिए, क्योंकि यहाँ 2 कम में 2 हो जाता है। अब यहाँ देखिए 3 कम, सल्फर कितना है, 3 है, यहाँ 1 ही है। यहाँ 3 चौका 12, ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 12। तो सल्फर की संख्या 3 हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 12 हो गया, इसलिए ये भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करें बच्चों, क्लोरीन को हमको संतुष्ट कराना है पहले। तो ये 2/3 6, मतलब क्लोरीन कितना है, 3। तो यहां से अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 3 दूना 6, क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं बच्चों। अब लेकिन बेरिलियम प्रभावित हो गया, जब बेरिलियम प्रभावित हो गया तो अब इसको भी संतुष्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 बेरिलियम और 3 सल्फर हो गया, यहाँ 1 माना जाएगा बच्चों। तो 3 एकम 3 बेरिलियम, 3 एकम 3 सल्फर और 3 चौका 12 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। 3 एकम 3 सल्फर इधर और 3 चौका 12 ऑक्सीजन इधर। तो ये हमारा संतुष्ट हो गया। सोडियम और जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ सोडियम है, यहाँ जल है बच्चों, ये बना सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ये ऑलरेडी संतुष्ट है, क्योंकि हाँ बच्चों एक बात ध्यान नहीं दी, यहाँ संतुष्ट नहीं है, हमसे थोड़ा त्रुटि हो गई है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 और 1 3 हो गई है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो क्या करें बच्चों, अगर हमको हाइड्रोजन यहाँ 2 और 1 3 है, यहाँ 2 ही है, तो कैसे संतुलित किया जाए। अब हमको चाहिए क्या, हाइड्रोजन संतुलित करना पड़ेगा भैया। तो यहाँ 2 1 3 है, अगर हम 3 से यहाँ मान लो मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दे, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 दूना 4। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, तो 2 से यहाँ अगर गुणा करा दे हम तो कितना हो गया, 2 सोडियम हो गया और 2 कम 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 कम 2 हाइड्रोजन हो गया। तो 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ 2 दूना 4 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई बच्चों, 1। तो यहाँ देखो 2 कम 2, तो यहाँ भी 2। अब यहाँ सोडियम बढ़ गया, इसलिए यहाँ 2 से क्या करा देंगे, गुणा। इससे पहले हम ध्यान नहीं देते बच्चों कि ये संतुष्ट हुआ है।
चलिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो हमने क्या क्या कहा कि वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसलिए साफ कर लिया जाता है क्योंकि उसमें धूल कण और अशुद्धियां लगी रहती हैं, इसलिए वो अन्य पदार्थ से अपक्रिया न कर सके, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को हम रेत मार की सहायता से साफ कर लेते हैं। अब बच्चों यहां पर है अपक्रिया के प्रकार। तो हमने क्या कहा, अपक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है, जैसे संयोजन अपक्रिया या अयोगात्मक अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, और द्विविस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा अवशोषी अपक्रिया, और कोई जैसे कहते हैं एक अपक्रिया है अपचयन और उपचयन अपक्रिया। तो बच्चों ध्यान दें, अब उससे पहले हम बात करेंगे संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। अब हमने क्या कहा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो संयोजन अपक्रिया करते हैं। इसे हम दूसरे प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ हो, यौगिक हो या तत्व हो, मिलकर या संयोजन कर या योगात्मक बनाकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया। फिर से एक बार बच्चों, संयोजन अपक्रिया या योगात्मक क्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व, यौगिक, पदार्थ हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं, ये संयोजन करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया। अब बच्चों सबसे पहले हम संयोजन अपक्रिया के बारे में समझेंगे और इसके बाद में जो है उसके बारे में समझा जाएगा। तो आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, सिर्फ हम बात करेंगे संयोजन अपक्रिया और पहले या योगात्मक अपक्रिया पहले। चलिए, संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। ये संयोजन अपक्रिया क्या है, योगात्मक अपक्रिया क्या है। हमने इसके पहले परिभाषा में क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। परिभाषित कैसे करेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ हो या यौगिक हो या तत्व हो, संयोजन करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। अब चलिए एक एक की बात हम देखते हैं। संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। चलिए बच्चों, अब जैसे संयोजन अपक्रिया क्या है, हमारे पास बच्चों देखो H2 प्लस O2 है, H2 और O2 का हमने संयोग कर दिया तो ये हमारा क्या बना, H2O। अब बच्चों ध्यान दें, जब H2O बना तो ये भी ध्यान देना है कि संतुलित है कि नहीं संतुलित है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ कितना है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, H2 प्लस O2 और हम अगर कर दें 2H2O तो हमारा ऑक्सीजन 2 तो हो गया लेकिन हाइड्रोजन प्रभावित हो गया। फिर हम यहाँ 2 से क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे, ये दोनों मिलकर क्या बने, जल बने, और इसी को कहते हैं संयोजन अपक्रिया या योगात्मक क्रिया। अगला एग्जाम्पल, अगर अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे NH3 कितना बच्चों, NH3 प्लस HCl। देखिए बच्चों, यहां जब हमने अमोनियम को और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को संयोजन किया या जोड़ा तो क्या मिला हमको, NH4 NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड मिला। क्या मिला बच्चों, अमोनियम क्लोराइड मिला। जब अमोनिया NH3 प्लस HC
यल को हमने मिलाया, संयोजन किया, जोड़ा, तो क्या मिला? NH4Cl, जिसे हम क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों देखें हम, दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, मान लीजिए Mg+O2 है। क्या है बच्चों? Mg+O2 है। तो इसका जब हम अपक्रिया मान लो, अपक्रिया कराएं तो हो जाएगा MgO। क्या हो जाएगा बच्चों? MgO हो जाएगा। लेकिन मान लो यहां जो हमने अपक्रिया कराया Mg और +O2 को जोड़ा तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। लेकिन बच्चों यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? हमने कहा अपक्रिया करने के बाद ये देखना जरूरी है कि वो संतुलित है कि नहीं है, तो संतुलित नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है, और यहाँ कितना है? 1। तो हमने यहाँ 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे बच्चों हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ऑक्सीजन तो संतुष्ट हो गया, लेकिन मैग्नीशियम प्रभावित हो गया, इसलिए यहाँ 2 से क्या करा देंगे? गुणा करा दिए। अब जाके ये हमारा सही हो गया और दोनों मिलकर क्या बने? मैग्नीशियम ऑक्साइड बने। इसी को हम कह सकते हैं संयोजन क्रिया या योगात्मक अपक्रिया। अगला और एक देख लीजिए एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों देखो, H2 हाइड्रोजन प्लस Cl2, हाइड्रोजन हो गया, Cl2 हो गया। अब देखिए इसका जब अपक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? HCl। क्या बनेगा बच्चों? HCl। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्लस और क्या बना? यहां पर देखिए क्या बना? HCl बन गया। लेकिन बच्चों जब HCl बना तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2। तो इसके आगे हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये हमारा संतुष्ट हो गया। इसको भी कहते हैं संयोजन क्रिया भी कह सकते हैं। हमने कहा क्रिया के बाद ये भी देखना जरूरी है कि संतुलित है कि नहीं है। अगला एग्जाम्पल और देख लीजिए। मान लो बच्चों यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस कार्बन है और ऑक्सीजन है, और जब इसका अपक्रिया होगा तो CO2 हो जाएगा। जब हमने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या मिला बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। हम इसको भी योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल और हम देख ले। अगर हमारे पास है Na+O2 प्लस O2 अगर 4Na+O2 है, अब इसका अपक्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा बच्चों? क्या बनेगा? तो हम क्या करें? अगर इसका अपक्रिया करा है तो Na, ठीक है ना, Na वो Na हो गया। अगर इसका अपक्रिया कराया जाए तो ये हमारा अपक्रिया बनेगा 2Na2O। तो देखिए संतुष्ट हो रहा है। अगर बात करें Na है प्लस O2 है, अगर हम ये 4 रहने दें, यहाँ ऐसे ही लिख दें Na2O, ये लिखा हुआ है। मान लीजिए अपक्रिया करने के बाद हमको मिला Na2O लिखा है। अब बताइए यहाँ पर Na2 लिखा हुआ है ना, वो लिखा है। ये चलो अपक्रिया तो हो गया, लेकिन क्या संतुलित है? नहीं संतुलित है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो मान लीजिए Na+O2, यहाँ पर Na2 ऑलरेडी लिखा, अगर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया। देखिए 2 का 2 और 2 दूना 4, लेकिन ऑक्सीजन संतुलित तो हो गया लेकिन सोडियम प्रभावित हो गया, और यहाँ 4 से क्या करा दें बच्चों? गुणा करा दें, ये हमारा संतुलित हो गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जितना एग्जाम्पल हमने बताया वो संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहें, संयोजन कहें या योगात्मक कहें। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोजन करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अब एक बच्चों और देख ले, एक एग्जाम्पल हम और देख ले। हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड और जल, क्या है? CaO प्लस O2, H2 जल, H2 वो कैल्शियम ऑक्साइड है, और क्या है बच्चों? H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। अब कैल्शियम ऑक्साइड को और जल को आपस में हमने क्या मिलाया? आपस में जब मिलाया तो ये बना CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना बच्चों? कैल्शियम हाइड्रा। अब देखिए यहाँ कैल्शियम कितना है? 1, यहाँ भी 1,
यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 और 1 2, तो यहाँ भी 2 अक्कम 2। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, तो 2 अक्कम 2, 2 अक्कम 2 हाइड्रोजन भी, यहाँ भी, यहाँ 2 अक्कम 2 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन। ये भी क्या कहलाता है बच्चों, संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। तो बच्चों बस आज इतना ही, फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे संयोजन अपक्रिया और योगात्मक अपक्रिया। हो गया। जिस प्रकार आज संयोजन अपक्रिया और योगात्मक अपक्रिया के बारे में समझे हैं, इसके बाद आएगा अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया, कहने का मतलब है बच्चों कि अपघटन अपक्रिया वियोजन अपक्रिया क्या है, जब कोई पदार्थ टूट जाता है तो उसे हम अपघटन या वियोजन कहते हैं। तो अब आज इतना ही, तब तक के लिए बच्चों आप मेहनत करते रहिए। आशा मैं करता हूं कि आप लोग मेहनत करते होंगे, और अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। शिक्षा का मकसद यही नहीं है कि हम नौकरी ही करें, शिक्षा का मकसद है अपनी जिंदगी को अच्छा खासा यापन करके अच्छा खासा जिंदगी जिए। तो बच्चों बस इतना ही आज तक, इसके लिए तब तक बाय। Make